लेखक निकिता फिलोसॉफी में पीएचडी कर रही थी। उसे किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि वो किताबों और कहानियों में ही अपनी दुनिया ढूंढती थी। निकिता जब ग्रेजुएशन में थी तो उसने एक किताब पढ़ी थी, वर्ड्स नॉट सेड। तब से ही उसे उस राइटर से एक अटैचमेंट सी हो गई थी। उसने राइटर का नाम पता करने की बहुत कोशिश की पर कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन वो अपनी फ्रेंड से कहती है, कितने दिन हो गए, आज तक मैं उस राइटर के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकी। आज तक तू वहीं अटकी पड़ी है, किताबों की दुनिया को वहीं तक छोड़ दे बहन, कुछ नहीं रखा उसमें। फिर तो तुझे कुछ पता ही नहीं। उनकी हर ईयर एक बुक आती ही है जिसकी सिर्फ 20 कॉपीज ही बनती है और मैं सारी कॉपीज खरीद लेती हूँ। चल तुझे दिखाती हूँ। निकिता प्रिया को स्टोर रूम में लेकर जाती है। रूम बिल्कुल ठंडा। प्रिया को ऐसा महसूस होता है जैसे वो यहाँ पहले आ चुकी है। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मानो मुझे कोई अपनी ओर खींच रहा हो। कमरे में चारों तरफ गुफ अंधेरा। अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर निकिता फोन को चारों तरफ घुमाती है। हर तरफ बस उस अज्ञात राइटर की ही किताबें थी। सारी बुक्स को यहाँ छिपा कर रखती हूँ मैं, मेरे अलावा यहाँ कोई भी आता नहीं, इसीलिए इस बात की घर पर किसी को भनक तक नहीं है। ऐसा क्या होता है उनकी किताबों में कि तू इतनी दीवानी हो गई है उस राइटर की। निकिता वहीं अपने पास के सेफ से एक बुक उठाती है। उसकी धूल झटकती हुई उसका पहला पन्ना पढ़ना शुरू करती है। ठंडे बंद कमरे में टॉर्च की एक सीधी रोशनी के उजाले में वो दोनों मेरी लिखी किताबें पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेली को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। ओह ओह! क्या हुआ प्रिया, तू चीखी क्यों? मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा हो। निकिता रुक तो, मैं देखती हूँ। निकिता हर तरफ लाइट दिखाती है पर वहां पर कोई नहीं होता। देख तो, कहाँ कोई है यहाँ? छोड़, तू कहानी सुन। फिर उसे लगता है मानो एक भारी सा हाथ उसके सर को सहलाता है। क्या फालतू किताब है, बंद कर इसे, मैं घर जा रही हूँ। दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ यार, तू ऐसे अचानक बाहर क्यों आ गई? अरे कैसी किताब है यार प्रिया, तू जो कुछ भी पढ़ रही थी सब वैसा ही हो रहा था। अब समझ में आया तू खोई खोई सी क्यों रहने लगी है। एक मिनट, क्या वो राइटर मुझे भी जानता है? मेरे बारे में और क्या क्या लिखा है उसमें? दे मुझे वो किताब दे, मैं घर जा रही हूँ, वहीं पढ़ूंगी। मुझे जानना है कि फिर मेरे साथ क्या होगा। निकिता के लाख मना करने के बाद भी प्रिया एक बुक लेकर चली जाती है और उसी दिन से उसका नंबर ऑफ आने लगता है। अगली सुबह निकिता को अपने घर के गेट पर ही वही बुक एक एनवलप में रैप्ड मिलता है। एक हफ्ते तक प्रिया की कोई खबर नहीं मिलती। निकिता किताब का पन्ना पलटती है जहां प्रिया के गायब होने के बाद टू बी कंटिन्यूड लिखा था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट का वेट नहीं कर सकती। प्रिया मेरे कारण ही गुमशुदा हुई है, पर मैं क्या करूं? निकिता एनवलप में आए बुक को खोलती है जिसमें एक एड्रेस होता है, एक ऐसी जगह जिसका नाम गूगल पर भी मौजूद नहीं था। पर निकिता बस पकड़कर निकल पड़ती है। पालनखेत, पालनखेत। ये तो वही जगह है। मंजिल ने राही को ढूंढ ही लिया। निकिता जैसे ही बस से उतरती है, बस गायब हो जाती है। लगता है ये बस मुझे यहाँ लाने के लिए ही आई थी। निकिता रोड से जंगल की ओर बढ़ती है। अंदर चलते हुए उसे एक खंडर दिखता है जिसके अंदर वो जाती है। अंदर उसे एक लड़का डायरी लिखते हुए दिखता है। अरे आ गई आप, आइए आइए। आप ही है वो राइटर? मुझे बताइए कहाँ है प्रिया? वहाँ देखो। निकिता देखती है कि दीवार पर प्रिया की तस्वीर लगी हुई है जिस पर हार चढ़ा हुआ है। प्रिया की फोटो के साथ वहाँ कई और लोगों की तस्वीरें भी थी। ये सब क्या है? मेरी कलम श्रापित है, मैं ना भी चाहूं तो भी ये चलेगी। जिस किसी का जिक्र ये करती है उसे मार कर ही दम लेती है। ये सिलसिला शुरू हुआ था जब मैं 16 साल का था। एक नदी के किनारे मुझे ये पेन मिली। मैं इसे अपने कबर्ड में रख कर भूल गया। फिर एक दिन अचानक कबर्ड से लाल रोशनी आई
मैंने उसे खोला तो पेन चमक रही थी और इसने लिखी मौत की दास्तां। मेरा सब कुछ इसने छीन लिया, सब कुछ। मैंने उसे खत्म करना चाहा पर नाकाम रहा। मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में रहने लगा, पर यह तब भी नहीं रुकी। तो इसे रोकेगा कौन? तुम नहीं मरी। बाकी जिस किसी का भी इसने जिक्र किया उसको इसने निगल लिया। तुमने मेरी सारी बुक्स पढ़ी, उसे संभाल के रखा, पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम ही वो मसीहा हो निकिता, मुझे बचा लो और इस खेल को रोक दो निकिता। निकिता पेन उठाती है। उसके पेन को पकड़ते ही एक औरत उड़ती हुई आती है और पीछे से उसे लिपट जाती है। उसके शरीर से खून बहे जा रहा था। खुले बाल, झुर्रियों से भरा उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। मेरी गोद में बैठो निकिता, आओ ना। नहीं, बहकना मत निकिता, यही है पेन की मालकिन, रूहें खाती है ये, इसकी बात मत सुनो निकिता। लिखो निकिता, फिर वो लड़की खुद को मार देती है। निकिता पेन उठाती है और लिखती है। करण उछलकर दूर गिर जाता है। आंधी तूफान चलने लग जाते हैं। दीवार पर टंगी सभी तस्वीर नीचे गिर जाती हैं। जिस चेयर पर बैठकर निकिता लिख रही थी वो उड़कर दीवार से टकरा जाती है। मैं जिंदा हूँ? निकिता, तुमने ऐसा क्या लिखा था? और कालिंदी की आत्मा पेन के साथ ही खत्म हो गई। ये लिखकर मैंने पेन की नींव तोड़ दी थी। दोनों उस हवेली से बाहर आ जाते हैं और हवेली गायब हो जाती है। रश्मि और अमर लॉकडाउन के चलते डेटिंग ऐप पर मिलते हैं। उसी बीच उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बस लॉकडाउन खत्म होते ही चट मंगी पट शादी। उससे पहले घर में बात तो कर लो। अरे माँ पापा कभी मना नहीं करेंगे। अमर की बात सुन रश्मि खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और देखते ही देखते लॉकडाउन खुल जाता है, जिसके अगले ही दिन अमर अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर रश्मि के घर पहुंच जाता है। अभी लॉकडाउन खुला ही है और कोरोना तो खत्म भी नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा कुछ ना करके अगले कुछ दिनों में छोटे फंक्शन के साथ शादी कर लेते हैं। अमर के पापा की बात पर सब सहमत हो जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और रश्मि अपने ससुराल पहुंच जाती है। बेटा, शादी तो तूने अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन बहू को बोल देना इस घर में हुक्म मेरा ही चलेगा, इसलिए अपना राज जमाने की कोशिश भी ना करें। माँ, रश्मि को यहाँ सिर्फ प्यार, आशीर्वाद और अपनापन चाहिए, पैसा या राज नहीं। बेटी की बात पर सास मुंह बनाए वहां से चली जाती है और अब वो हर रोज रश्मि को परेशान करना और ताने देना शुरू कर देती है। देखो, ये है आजकल की लड़की, इंटरनेट पर लड़कों से बातें करते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती, और यहाँ तो देखो कितनी सीधी सुशील बनकर दिखा रही है। मम्मी, शादी के रिश्ते वाले इंटरनेट ऐप से जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर डेटिंग ऐप के जरिए मिलना किस तरह गलत हो सकता है? रश्मि के डेटिंग ऐप वाली बात सुन उसकी हैरान सास तुरंत तुनक कर पूरे घर को सिर पर उठा लेती है, जिसकी आवाज सुन अमर और उसके पापा भी वहां आ जाते हैं। हाय मेरी माता, इतना बड़ा झूठ! डेटिंग ऐप को इंटरनेट के जरिए मिली है बोलकर इस कलमुही को मेरे सर ला बिठा दिया। अरे नास पिटी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? वहां न जाने कितने लड़कों से गुलु गुलु करके तुझे मेरा ही लड़का मिला था फंसाने के लिए। माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बोले जा रही हो। डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है, और तुम रश्मि को ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं भी तो था उस ऐप पर। पहले उसके लिए माँ से झूठ बोला और अब लड़ाई कर रहा है। सास और अमर की बात सुनकर रश्मि हैरान खड़ी रहती है। अमर, तुमने घर में झूठ क्यों बोला? ये सब देख रही हो ना, इसी की वजह से झूठ बोलना पड़ा। एक तरफ अमर और रश्मि की ये बात चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सास का नॉन स्टॉप क्लेश सबको परेशान कर देता है। सब एकदम चुप, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे कुछ ना सुनाई दे। पति की बात सुन सास चुप होकर वहां से चली जाती है, लेकिन अब वो रश्मि के सिर दुनिया भर के सारे काम डालकर उसका जीना पहले से भी ज्यादा मुश्किल कर देती है।
मम्मी मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी। उम्मीद है किसी दिन तो आपका गुस्सा शांत होगा और नफरत प्यार में बदलेगी। रश्मि की अच्छाई को उसका नाटक समझकर सास गुस्से के 7वें आसमान पर चढ़ जाती है और उसी शाम रश्मि को नीचा दिखाने के लिए अपनी सहेलियों को घर बुलाकर उसकी बुराइयां करने लगती है। अरे कौशल्या, क्या बताऊं, आजकल के बच्चे ना बहुत एडवांस हो गए हैं। पहले रिश्ते घर परिवार वाले सब देख परख के कराते थे और अब ये लोग खुद न जाने कहाँ कहाँ मिलकर खुद ही सब कुछ पक्का करके हमें बता देते हैं। लड़की का कैसा दिन धर्म, कैसा ईमान, कैसा चरित्र कुछ नहीं पता, बस प्यार किया और घर लाकर बिठा देते हैं। अरे ऐसा क्यों बोलती हो? आजकल बच्चे अपने आप में बहुत समझदार हो गए हैं और फिर पूरी जिंदगी तो उन दोनों को ही साथ निभानी है। अपनी पसंद से शादी कर भी ले तो क्या दिक्कत, तू ही देख ले, पहले इतना अच्छा बेटा और अब सोने पर सुहागे जैसी सर्वगुण संपन्न बहू। अरे पता है, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे डेटिंग ऐप के बारे में बताया, जहाँ लड़का लड़की अपनी पसंद से अपने आप एक दूसरे को चुन लेते हैं और फिर अगर सब सही रहता है तो बात आगे भी बढ़ जाती है। अरे इसमें इतना खुश होकर क्या बता रही हो, ये तो गलत है। न जाने कौन क्या है, कितना झूठ कितना सच है। अरे पर सोचो, जब तुम किसी के बताए रिश्ते को देखने जाते हो तो क्या एक ही बार देखने से सच झूठ का पता लगा सकती हो? जरूरी नहीं कि बच्चों का लिया फैसला हमेशा गलत हो। अरे बहुत बार हमसे भी तो गलत फैसले होते हैं ना। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिल सकते हैं, फिर इसमें सिर्फ बच्चे ही गलत कैसे? सहेलियों की बात सुन सास सोच में पड़ जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें ना तो वो रश्मि को परेशान करती है और ना ही कोई ताना सुनाती है, जिसे देख रश्मि परेशान हो जाती है। मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ दिनों से देख रही हूँ आप मुझे कुछ बोलती ही नहीं। तो मेरा परेशान करना ज्यादा अच्छा लगता है क्या? नहीं, आपकी शांति उससे ज्यादा परेशान कर रही है। शांति इसलिए है क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि गलत तुम लोग नहीं, मेरी सोच है। प्यार तो एक सुंदर एहसास और शादी खूबसूरत साथ है। अगर ये साथ सच्चा है तो कहीं पर भी किसी भी तरह जुड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन है? इतनी अच्छी बातें मेरी पत्नी तो नहीं बोल सकती। क्या आप भी?